हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लास से चैनल 1.0 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बात चल रही थी संविधान की प्रस्तावना पर, और प्रस्तावना पर हमने देख लिया था और सिर्फ आज बचे हैं वो है प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों आज करेंगे बात प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। देखिए दोस्तों, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण क्लास से टाइम पर नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण, और उसके बाद में आगे हम लेंगे मूल अधिकार। तो देखिए दोस्तों, पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना पर न्यायिक अधिकार। देखिए दोस्तों, एक वाद आता है 1960 में, बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है या भाग नहीं है। ऐसा क्यों कहा है कि भले ही संविधान सभा है, जो ये प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी हैं, लेकिन इस संविधान का भाग नहीं माना है। तो देखिए दोस्तों, पहला वाद है जो 1960 वाला, देखते हैं केरल राज्य। दूसरा पढ़ेंगे हम केरल राज्य विवाद 1973। तो देखिए दोस्तों, पहले लिख देते हैं 1960 बेरुबारी वाद। देखिए दोस्तों, बेरुबारी वाद, इसमें जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने कह दिया, उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी हो, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों, बेरुबारी वाद कब का है? 1960 का है। यानी पूछा जाए संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो एक बार हुआ, वो भी मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। और उसके बाद में आता है न्यायिक दृष्टिकोण, यानी संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है और उसने सोच समझ कर निर्णय दिया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, और भला ही जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत हो, लेकिन संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा वाद है उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो वो अगला वाद पढ़ेंगे हम 1973 का केशवानंद भारती वाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि 1960 बेरुबारी वाद, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया या क्या जो फैसला सुनाया? तो इसका फैसला था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। और भले ही ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी हो, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगला हम वाद लेते हैं कि केशवानंद भारती केरल राज्य विवाद। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो मान लिया है कि जो संविधान प्रस्तावना है संविधान की, वो संविधान का भाग है। तो देखिए दोस्तों, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं 1973 का। कब है? तो ध्यान रखना 1973।
ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद। देखिए दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है? उच्चतम न्यायालय इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो अपने पूर्व का फैसला दिया गया है, पूर्व फैसला, उनको बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है कि 1973 का जो वाद आता है केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो पूर्व में अपने निर्णय दिया, उस निर्णय को बदल दिया और बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और ऐसा क्यों कहा है कि संविधान में प्रस्तावना का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट निर्णय दिया है 1973 केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद में। उसमें कह दिया है कि संविधान में प्रस्तावना का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे जो वाद, एक बार दोबारा देख लीजिए कि 1973 केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस वाद में माना गया है? तो 1973 का केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद। इसमें कहा उच्चतम न्यायालय ने कि पूर्व में जो फैसला दिया उनको बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इम्पोर्टेंट है। और कहा कि संविधान में प्रस्तावना का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक थे केरल राज्यवाद 1973 का। तो आगे जो हम पढ़ते हैं इससे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं प्रस्तावना से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, जो भी प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं एक बार यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है ईश्वर का कथन ऑब्लिक कारण। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन दे दिया ए। देखिए क्या ऑप्शन दिया है कि प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति केवल संसद में निहित है। प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति केवल संसद में निहित है। और दूसरा ऑप्शन देखिए बी,
कि प्रस्तावना में संशोधन मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित हैं। नीचे ऑप्शन दे देंगे, कथन इस प्रकार का, ए बी दोनों सही है, ऑप्शन बी दे देंगे। ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन सी दे देंगे। ए सही है, बी गलत है और ऑप्शन डी दे देंगे कि दोनों ही गलत हैं, ए और बी। तो इस समय आपको दोस्तों आंसर कैसे लगाना, लेकिन कहोगे सर आपने तो हमें बताया नहीं कि प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति किसमें और किसमें नीति नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन से ही स्पष्ट करेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति किसमें नीति है और किसमें नहीं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि प्रस्तावना में जो संशोधन की शक्ति है वो केवल संसद में निहित है। केवल किस में निहित है? संसद में निहित है। और संसद भी जो है अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 बहुमत से जो है संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, प्रस्तावना का मूल ढांचे में जो है संसद को शक्ति प्राप्त नहीं है कि उसको बदल दिया जाए। तो संशोधन की शक्ति तो केवल संसद में निहित है, लेकिन वो मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसी पहली प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन पहला देखिए कि प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति केवल संसद में निहित है, ये कथन सत्य है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तावना में संशोधन मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित है, तो प्रस्तावना में संशोधन है वो मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। ये रहा देखो कि प्रस्तावना में मूल ढांचे में जो है संसद वो बदल नहीं सकती या संशोधन नहीं कर सकती हैं, संशोधन नहीं कर सकती। इससे हमारे स्पष्ट हो गया कि आंसर इसमें बी में गलत है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। ए रॉन्ग है यानी ए करेक्ट है, ये हो नहीं सकता। और देखो ए करेक्ट है और बी रॉन्ग है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाए कि वर्तमान में जो संशोधन की शक्ति है प्रस्तावना में वो किस में है, तो आप आंसर क्या दोगे? संसद दोगे। तो दोस्तों यहाँ तक बात थी हमारी प्रस्तावना की। अब थोड़ी बहुत बात कर देते हैं मूल अधिकारों की, ताकि अगला टॉपिक हमारा ये भी शुरू हो जाए। एक बार वीडियो को और दोबारा देखिए ताकि अच्छे से प्रस्तावना आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उस दिन मैंने जो प्रस्तावना पढ़ी वहाँ लाल पेन यूज कर लिया और लाल पेन की वजह से वो कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो लाल अक्षर जो भी लिखे हैं वो आपको दिखाई नहीं दिए, लेकिन आवाज बहुत क्लियर आ रही है, उसको सुन के समझ लेना दोस्तों, इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैंने जितने भी प्रश्न बनेंगे वो भी डाल दूंगा, तो उसको भी टेस्ट जरूर देना। तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार बात आती है कि मूल अधिकार होते क्या, मूल अधिकार क्या होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार ऐसे अधिकार जिसको राज्य द्वारा नागरिकों को
उसके समग्र विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं और उसका संरक्षण भी राज्य ही करेंगे। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार व्यक्ति के भी विरुद्ध होते हैं और राज्य के विरुद्ध हमें प्रदान किए जाते हैं, और राज्य किसे प्रदान करेंगे, तो राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करेंगे। तो ये थी मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं? ऐसे अधिकार जिनका प्रयोग जो व्यक्ति के या नागरिक के समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ और मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, मूल अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो संविधान के द्वारा। अब पूछा जाए तो इनका संरक्षण कौन करेगा, तो इनका संरक्षण भी संविधान ही करेगा। किसके माध्यम से, तो न्यायालय के माध्यम से। न्यायालय के माध्यम से। न्यायालय में कौन कौन आ जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और हमारा आ जाएगा उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। और अब पूछा जाए कि ये मूल अधिकार क्या ये वाद योग्य है, तो इसका जब भी हमारा कोई हनन होता है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम डायरेक्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर उच्चतम न्यायालय में जाकर के किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें संविधान में जो है संविधान के द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकार है, यानी ऐसे अधिकार, इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो भी लिख दो। ऐसे अधिकार, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे अधिकार जो नागरिकों को ऐसे अधिकार जो नागरिक के समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनका संरक्षण भी संविधान द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी संविधान, मूल अधिकार क्या होते हैं कि संविधान अपने नागरिकों को उसके समग्र विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं और उनका संरक्षण भी कौन करता है, संविधान ही करता है। किसके माध्यम से करता है, तो न्यायालय के माध्यम से। यानी जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये थे। अगर पूछा जाए तो क्या मूल अधिकार क्या वाद योग्य है, तो दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। पूछा जाए कि मूल अधिकारों का जन्म कहाँ हुए, तो देखिए दोस्तों, घटना है 1215 की, और 1215 में एक ब्रिटेन के नागरिकों द्वारा या उसके मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा एक कानून पारित किया जाता है, मैग्ना कार्टा। इस मैग्ना कार्टा कानून के द्वारा ही जो ब्रिटेन के राजा थे, उससे ही जो ब्रिटेन के नागरिक थे, उन्होंने जो ये कानून पारित करवा लिया था, और उसके बाद में उन्होंने अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी जन्म पूछा जाए कि मूल अधिकारों का जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ है, ये हुआ है ब्रिटेन में। और कौन से कानून से माना जाता है, तो ये माना जाता है 1215 का मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से। उसके बाद में पूछा जाए तो 1791 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। तो अमेरिका का जो जन्मदाता है वो इस अमेरिका को मानते हैं। यानी जनक पूछे जनक, तो जनक तो कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा मूल अधिकारों, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों में जो है मूल अधिकार प्रदान किए थे।
तो देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको। मूल अधिकारों का जन्म पूछे तो कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। और कौन से कानून के माध्यम से? तो मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से। उसके बाद में जो 1791 में अमेरिका के संविधान में अमेरिका के जो नेताओं के द्वारा हैं वो अपने नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तभी से वहां से जो जनक माना जाता है मूल अधिकारों को, वो किसको माना जाता है? अमेरिका को। तो देखिए दोस्तों, अगर भारत में पूछा जाए तो मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो भारत में जो मांग करने वाले थे वो थे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा अंग्रेजों के सामने। और उसने ही सबसे पहले 1895 किसके माध्यम से? स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मांग की। तो ये तो थी भारत में। और पूछा जाए कि भारत में इसके जो मूल अधिकारों के जनक किसे माना जाता है, तो उसके बाद में 1895 के बाद में 1931 में क्रांची अधिवेशन होता है। और क्रांची अधिवेशन में ही जो मूल अधिकारों की मांग और की गई अंग्रेजों के समक्ष में। क्रांची अधिवेशन में इसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल मांग ही नहीं की और यहाँ तक कहा कि जो मूल अधिकार हैं वो अंतरात्मा की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, भारत में जनक पूछे तो कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई। और उसके बाद में संविधान में जो सरदार पटेल को मूल अधिकार हुए, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बनाया गया। और इस समिति ने भी जो है मूल अधिकारों को प्रस्तावना किया। बार-बार प्रस्तावना, जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग पूछा जाए तो 3 और अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब आगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि मूल अधिकारों का जन्म पूछे तो कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। और कब का है? तो 1215 में मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से। उसके बाद में पूछा जाए तो 1791 में अमेरिका में, जो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपने ही नागरिकों को सबसे पहले दिया है, वो मूल अधिकार दिया है। तो जनक पूछा जाए विश्व में तो मूल अधिकारों के कौन हो जाएंगे? तो अमेरिका हो जाएगा। और उसके बाद में भारत में पूछा जाए 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने और स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। उसके बाद में 1931 में क्रांति अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग की थी। तो यहाँ तक बात होगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मूल अधिकार में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बनाए गए। तब से भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब देख लेते हैं मूल अधिकार हैं कौन कौन से। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों का वर्णन मूल अधिकार देखिए दोस्तों,
भारतीय संविधान में पूछा जाए तो बता देना भाग कौन सा, तीसरा। और अनुच्छेद पूछे, 1 मिनट यहाँ लिख दो आगे। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक। अब पूछा जाए कि किस प्रकार का जो मूल अधिकार दिया गया, तो देखिए दोस्तों, हम मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं। यानी 1 नंबर पे समानता का अधिकार, अधिकार। 2 नंबर पे बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीन नंबर पे बात कर लेते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। 4 नंबर पे बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5 नंबर पे बात कर लेते हैं हम देखिए, समानता का अधिकार हो गए, स्वतंत्रता का अधिकार हो गए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए, धार्मिक स्वतंत्र अधिकार हो गए, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 7वां अलग से लिख लेते हैं क्योंकि 7वें को हटा भी दिया गया। तो देखिए दोस्तों, पेन चल नहीं रहा ना, दिखाई नहीं दे। 7वां था वो था आर्थिक अधिकार। सॉरी, 7वां था वो था संपत्ति का अधिकार। देखिए दोस्तों, दिमाग से निकल गया। का अधिकार। देखिए दोस्तों, ये 7वां अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में मूल अधिकार से हटाकर के कानूनी अधिकार बना दिया गया। और पूछा जाए अनुच्छेद तो 330 के, 1 मिनट दोस्तों देख लेते हैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ। के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये थे हमारे टोटल मूल अधिकार। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार पूछा जाए तो 14 से लेकर अनुच्छेद पूछा जाए कौन कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। और स्वतंत्रता का अनुच्छेद पूछा जाए तो 21 से लेकर के 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा जाए तो ये 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता पूछी जाए तो दोस्तों 25 से 28 तक।
डिटेल से बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। और संस्कृति का पूछे तो 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों को पूछे दोस्तों तो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा देख लीजिए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद पूछे तो 12 से लेकर के 35 के मध्य वर्णन किया गया है। आगे पूछा जाए कि कितने भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो मूल रूप से 7 प्रदान किए गए थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार पहला, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति में शिक्षा का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सातवां संपत्ति का अधिकार था। जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है मूल अधिकार से हटाकर के कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 के अर्थात या 301 के अंतर्गत रख दिया गया है। यानी अब जो मूल अधिकार बचे हैं वो 6 ही हमारे पास में है वर्तमान में। और उसके बाद में पूछा जाए कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में वर्णन किया गया। और धार्मिक स्वतंत्रता को पूछे तो 25 से 28, और संवैधानिक ये संस्कृति में शिक्षा का जो अधिकार पूछे तो ये थे 29-30 में, और संवैधानिक उपचार पूछे तो ये है अनुच्छेद 32 में। तो देखिए दोस्तों आज बात की हमने यहाँ तक, और उसके बाद में हम कल एक एक जो अनुच्छेद पर बात करेंगे, और एक एक समानता का अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारी पर डिटेल से बात करेंगे कल। तो देखिए दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूले। सर्दी का मौसम है दोस्तों तो गला थोड़ा खराब है, बोलने में थोड़ी आवाज़ धीमी आ रही है। तो देखिए दोस्तों क्लास को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी। तो दोस्तों राम राम, थैंक यू।